करनी सेना को लेकर रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और सोचिए वो तमाम बातें अब सामने आ रही है जो कभी बहुजन समाज के लोग सोचते थे। रामजी लाल सुमन अखिलेश यादव बाबा साहब की जयंती पर साथ थे और जिस तरह के सवाल रामजी लाल सुमन ने उठाए हैं उससे साफ है कि अखिलेश यादव दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एनडीए टूट गया है और नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की बड़ी मुलाकात हुई है और ये साफ है कि बिहार में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों को लेकर राजनीति तेज होने वाली है। इसका मतलब है कि यूपी और बिहार जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, 40 सीटें हैं, झारखंड में जहां 12 सीटें हैं और इसका असर पूरे देश पर होगा। कांग्रेस ने मन बना लिया है कि पूरे देश में वो सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण की राजनीति करेगा। वहीं ममता बनर्जी का भी सुपड़ा साफ होगा। तो सोचिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को निपटाने का प्लान बना रही है और ममता बनर्जी भी फंस रही। इसका मतलब है कि ब्राह्मण समाज की वो मुख्यमंत्री बीजेपी के अलावा एकमात्र वो अब ब्राह्मण समाज की मुख्यमंत्री बच गई है। उनका भी अब डब्बा गोल होगा। तो क्या इस देश में जनरल कैटेगरी के लोग अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाएंगे और उसमें बीजेपी का भी योगदान रहेगा और कांग्रेस का भी रहेगा। कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर सवर्णों की राजनीति का उन्मूलन करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, इस वीडियो में साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। घड़ी की सुई एक न एक दिन 365 डिग्री घूमती ही है। धरती गोल है। आप सोचिए, रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब करनी सेना पर रामजी लाल सुमन ने बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सेना है तो बॉर्डर पर इनको भेजिए और चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है उनसे वो मुक्ति कराए। सवाल है कि जितने जातीय हिंसा होती है, जातीय हमले होते हैं, ये करनी सेना वाले क्यों नहीं आते हैं? लेकिन रामजी लाल सुमन यही नहीं रुके। उन्होंने नहला पर दहला मारा, जिसको मीडिया विवादित बयान दे रही है। रामजी लाल सुमन ने पूछा कि जब आप मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि इनमें मुगलों का डीएनए है, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका डीएनए किसका है। आप सबको पता है कि भारत में एक बड़ी बहस हुई है आर्य बनाम अनार्य की और डीएनए की। सबको पता है कि यहाँ के जो इंडिजीनियस है, मूल निवासी है, दुनिया में कोई भी देश हो वहां का एक मूल निवासी होता है। बामसेफ लगातार इसको लेकर आंदोलन चलाता रहा है कि मूल निवासी कौन है। डीएनए को लेकर भी बहस हो रही है और इस बहस में आरएसएस फंसना नहीं चाहेगी, क्योंकि आरएसएस को पता है कि डीएनए वाले बहस में वो कमजोर कड़ी है। इससे पहले बामसेफ ने भी डीएनए को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट आरएसएस दफ्तर पर भी किया था। वहीं रामजी लाल सुमन यही नहीं रुकते हैं, वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने साफ कहा कि सोचिए आप कि वो मंदिरों में, जब वो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं तो हम भी मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार खोजेंगे। आप सोचिए, वही कॉपी पेस्ट वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक मिश्रा ने कहा था, हाउ डेयर यू। इसी बीच बोध गया का जो बुद्ध विहार है वो बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, ये भी आंदोलन तेज चल रहा है। तो एक बात तो तय है कि ये सब कुछ अखिलेश यादव की सहमति से हो रहा है। इसका मतलब है कि पिछड़े बनाम अगड़े की लड़ाई जो है वो बिहार में ही नहीं, अब यूपी में भी अपना रंग दिखाने लगा है और मोर्चा संभाला है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव इस बार किसी भी कीमत पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की राजनीति से अलग नहीं जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात कर रही हैं, वो सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, वहीं पर अखिलेश यादव ने लगभग तय कर लिया है कि वो अपनी राजनीति पीडीए के नाम पर करेंगे। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये वो कार्ड है जिसने समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटें दिलाई है। रामजी लाल सुमन एससी समाज से आते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय करनी सेना के लोग उन पर हमलावर हैं, इसका मतलब है कि एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग और जुड़ेंगे, ओबीसी के लोग और जुड़ेंगे और ये फायर बैक हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है। पिछली बार भी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में उठाना पड़ा था। अखिलेश यादव ने 37 सीटों का अकेले डेंट दिया था। 6 सीटें कांग्रेस भी जीते थी,
41 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को। अगर दलित पिछड़े की राजनीति हो जाती है यूपी में, जिस तरह से रामजीलाल सुमन बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बैकफुट पर तो जाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव ने सोची समझी प्लानिंग के तहत ये रणनीति बना ली है कि वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में उनकी पार्टी शायद ही अब जनरल के लोगों को ठीक कर दे। वहीं सोचिए, बिहार में भी बड़ी लकीर खींची जा रही है। तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बड़ी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी ने लगातार 2 संविधान सुरक्षा सम्मेलन बिहार में किया है। उन्होंने अपना अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने विधायक को बनाया है। राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर क्रिस्टल क्लियर हैं। तेलंगाना में 41% और वहीं 51% रिजर्वेशन का उन्होंने वादा कर्नाटक में किया। इसका मतलब है कि बिहार की पूरी राजनीति SC ST OBC के आसपास घूमेगी, ये तो तय है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जिस तरह से, तो ये साफ है कि बिहार में नई लकीर खींचने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और बिहार में कम से कम बीजेपी की कोशिश जो है वो नाकामयाब होती दिख रही है, क्योंकि एनडीए में एक बड़ी टूट हुई है। चिराग पासवान को कमजोर किया गया था पशुपति पारस को मिलाकर, अब चिराग पासवान को मिला लिया गया है। पशुपति पारस ने बड़ी बगावत कर दी है। पशुपति पारस ने साफ कहा है कि मैं अब एनडीए का हिस्सा नहीं हूं और अब मैं महागठबंधन के साथ जा सकता हूं। तो ये बड़ा डेंट है। महागठबंधन में शेड्यूल कास्ट लीडरशिप की कमी थी और ऐसे में वक्त में ये भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद भी इस गठबंधन में आए, तो वहां भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये है कि महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी ने लगभग तय कर लिया है कि जहां जहां बीजेपी या एनडीए का गठबंधन, चाहे वो नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या फिर आपको बता दें चिराग पासवान हो या मांझी जी हो, अगर उन्होंने ज्यादातर सवर्णों को टिकट दिया, वहां दलित बैकवर्ड को ये लड़ाएंगे महागठबंधन वाले। वहीं मांझी जी ने कहा है कि मैं कम से कम 20 सीटें तो मुझे चाहिए, तो उनकी भी टूट फूट है। मीडिया भले न दिखा रही हो, तो यूपी की राजनीति और बिहार की राजनीति एक बार फिर से सोशल जस्टिस पर आ रही है, सामाजिक न्याय पर आ रही है और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि वो सोशल जस्टिस पर ही राजनीति करेंगे। इसी बीच इस देश में कांग्रेस अब सवर्ण लीडरशिप से कन्नी काट रही है, अब काटना भी पड़ेगा। हिमाचल और तेलंगाना के बाद अब शायद वो अपना मुख्यमंत्री कोई सवर्ण तो नहीं बनाए। बीजेपी भी सवर्ण मुख्यमंत्रियों से अब कन्नी काट रही है। बिहार में तो वो कम से कम सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी से लोगों को डर सता रहा है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत नासाज है। क्या नीतीश कुमार जी को आगे करके बीजेपी अपना सवर्ण मुख्यमंत्री देना चाहती है? जिस तरह से प्रशांत किशोर की रैली फेल हुई, जिस तरह से आईपी गुप्ता की रैली हिट हुई, साफ है कि बिहार में कम से कम SC ST OBC के लोग जागरूक हैं। तो बीजेपी के पास 2-3 सवर्ण मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में उनके ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में उनके वैश्य समाज के मुख्यमंत्री, ये 2 सवर्ण मुख्यमंत्री उनके हैं। उसके बाद असम में उनके ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो सवर्ण समाज के हैं, लेकिन वो बीजेपी कोटे से हैं। वैसे ही कांग्रेस भी अब सवर्ण मुख्यमंत्री को शायद ही टॉलरेट करेगी, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति SC ST OBC के पास है। ऐसे में सवर्ण मुख्यमंत्रियों का बुरा वक्त आ सकता है। चंद्रबाबू नायडू अब बच रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। उसके वो अकेले अपनी पार्टी से, ममता बनर्जी खासकर ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री पर खतरा मंडराने लगा है। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना सामने आई है, ममता बनर्जी जिस तरह से प्रो मुस्लिम दिख रही है, वहां हिंदू पोलराइजेशन हो सकता है और नवीन पटनायक के बाद ममता बनर्जी भी वहां निपट सकती हैं। हो सकता है कि अगर कांग्रेस से ममता बनर्जी गठबंधन नहीं करती हैं तो वो चुनाव हार जाएंगी, अगला विधानसभा चुनाव। इसका मतलब है कि सवर्ण लीडरशिप वाली जो रीजनल पार्टियां हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में कांग्रेस जो है, इसीलिए चाहे वो उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो, वो सोशल जस्टिस की लाइन खींच रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस बीजेपी अब खुद चाहकर भी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे। उनके सवर्ण लीडरशिप का दौर गुजर रहा है। बिहार से जो राजनीति शुरू होगी इस बार दलित पिछड़ों की, वो यूपी में जाकर भी नहीं रुकेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जाति जनगणना हो या ना हो, 90% तक टिकट SC ST OBC को मिलेगा। उसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में भी अब बहुत मुश्किल है कि जनरल कैटेगरी का कोई प्रधानमंत्री बने, क्योंकि लगभग देश के लोगों में अब जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है। जिस तरह से कल बाबा साहेब की जयंती पूरे देश में गली गली मनाई गई है, इसका मतलब है कि आजादी के 75 साल बाद
घर घर कम से कम संविधान की बात, संवैधानिक अधिकार की बात और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, इसकी बात लगभग पहुंच रही है। और जैसे जैसे इस देश के वीकर सेक्शन के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक समझ भी मजबूत हो रही है। फिलहाल जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो परिवार से निकली थी, उनकी राजनीतिक सामाजिक समझ भी बीजेपी ने तेज तरार कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि चाहे तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये सब अब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक गठजोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि देश में अब राजनीति दूसरे तरीके की होगी और जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, 90% लोग जिनके पास 10 रोटी है और 10% लोग जिनके पास 90 रोटी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, धीरे धीरे सही लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप वीकर सेक्शन के हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं, तो कभी भी हिंसा में शामिल नहीं हुई, चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो चाहे जातीय हिंसा हो। लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, संवैधानिक अधिकार में अपनी बात करते रहिए। लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है लेकिन पिसेगी जरूर। बिहार में इस बार हो सकता है कि जहां जहां NDA सवर्ण उम्मीदवार उतारे, वहां वहां महागठबंधन दलित पिछड़े को उतारेंगे, अति पिछड़ों को उतारेंगे। वहीं खबर ये भी है कि जहां जहां महागठबंधन मुस्लिम को कैंडिडेट बनाएंगे, वहां वहां बीजेपी और NDA पिछड़े अति पिछड़े को उम्मीदवार बनाएंगे। इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर बिहार में कम से कम सोशल जस्टिस की राजनीति मजबूत होगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।